Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I hope everyone is listening. Am I clear? Yes, sir. Arif? Hello? ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं. If you have any question related to previous lecture, you can ask. As I told you in the very beginning lecture, that if you miss a single class, it becomes very difficult to understand what will be taught in the coming lectures. So better to be present in each and every class so that you could understand all these topics easily. It is easy, but it needs continuity that you must be present in each and every class. Today, we will be discussing different international finance theories. The first one that we'll be discussing is the purchasing power parity theory. What it is PPP, purchasing power parity, is an economic theory that compares different countries' currencies through a basket of goods approach. In easy terms, this theory says that the country's currency, the value of the country's currency, it depends on the value of the basket of goods in different countries. Now, to make it further easy, let's discuss this slide. Purchasing power parity is an economic theory of exchange rate determination. For example, if the price of a Coca-Cola in the UK was 100 pound and it was 1.50 in the US, then the Great Britain pound by USD exchange rate should be 1.50. The US price divided by the UK is according to the purchasing power parity. ये थ्योरी आसान भाषा में ये कहती है कि ये बास्केट ऑफ गुड्स जो है ये डिफाइन करेगा कि एक्सचेंज रेट या वैल्यू ऑफ करेंसी कंट्री की कितनी है दूसरी कंट्री के मुकाबले में. यहाँ पे एक सादा सा एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोका कोला यूके में से 100 या 100p उसका जो है p साइन है पाउंड का, एंड इट वाज 1.5 इन द यूएस, देन द असल में ये 100p 1 है, 1 GB Great Britain pound. So the exchange rate should be 1.50 the US price divided by the UK according to power purchasing power parity. ये एग्जाम्पल में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, मैं आपको अभी आसान एग्जाम्पल दे देता हूँ. कोका कोला पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 1 लीटर बोतल जो है वो 100 रुपीज़ का. यही जो है मतलब यूएसए में यही आपको मिलेगा से $1 का. तो देखिए 100 पाकिस्तानी और 1 अगर ये हम तस्वर करें एक्सचेंज रेट का, तो 100 पाकिस्तानी रुपीस और $1 में आपको उधर मिल सकता है. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो उनकी वैल्यू 100 या 99% जो है वो उनकी वैल्यू कम है कंपेरेबल टू यूएस डॉलर.
दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, अगर यूके की एग्जांपल हम ले ले, पाउंड आजकल 200 में अगर है, तो एक पाउंड पे आपसे 5 बॉटल्स ऑफ कोका कोला आप खरीद सकते हैं यूके में। पाकिस्तान में अगर आपने जो है वो 5 बॉटल्स ऑफ कोका कोला 1 लीटर आपने खरीदने हैं, तो आपने 500 देने हैं, 500 रुपीस। तो देखिए 1 पाउंड और दूसरी साइड पे 500 रुपीस, तो इंतहाई जो है देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड द एक्सचेंज रेट। सो परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहती है कि एक करेंसी की वैल्यू एक कंट्री में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, ये एक्सचेंज रेट डिफाइन करेगी। अभी यहाँ पे देखिए 1 पाउंड में अब 5 बॉटल्स ऑफ कोका कोला आप खरीद सकते हैं 1 लीटर ईच, तो 5 लीटर्स आप 1 पाउंड पे खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में आप 500 रुपीज पे करेंगे तब आपको 5 लीटर्स ऑफ कोका कोला मिल सकेंगी। इसमें ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि पाकिस्तान की वैल्यू कितनी कमजोर है। अभी 1 पाउंड यहाँ पे हम इक्वल करेंगे से 499, 1 पाउंड इज इक्वल टू 499। सो परचेजिंग पावर पैरिटी का मकसद ये है कि एक कंट्री में आप जो चीज खरीद सकते हैं $1 पे या 1 पाउंड पे, दूसरी कंट्री में भी देखिए कि वही चीज अगर आप खरीदते हैं तो वो कितनी की आपको मिलती है। I hope that you have got the basic idea of the purchasing power parity. If you have any doubt, you can ask. Hello. Rubab, do you have any questions? हेलो सर। जी 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 सर, आ गई समझ सर एग्जांपल की। आरिफ, if you have any question, you can ask. ठीक है, तो इसका मतलब है यू आर गेटिंग मी। फॉर्मूला जो कि हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर पैरिटी, वो काफी आसान है। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 टू करेंसी 2, cost of goods X in the currency first divided by the cost of good X in currency second। यहाँ पे अगर हम ये ले लें कि ऊपर हम पाकिस्तानी रुपीस डाल दें, एक कोका कोला बोतल की प्राइस जो है से कॉस्ट ऑफ गुड X जो है, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ कोका कोला बोतल है इन करेंसी इन पाकिस्तानी रुपीस, and P2 cost of good that is कोका कोला एंड $। तो आप डिवाइड करें, आपको आसानी से पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ये 1 लीटर ऑफ बोतल अगर आप खरीदते हैं तो वो 100 की, और यूएसए में अगर आप खरीदते हैं तो वो $1 की है, तो इसकी इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में चूंकि ये रिलेटेड है बहुत सारे दूसरे कॉस्ट से, अगर आपके पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो है वो प्राइस हाई रखनी। दूसरा ये है कि मे बी यूएसए में जो टैक्स वो लागू करते हैं ये कंपनीज पे वो कम हो और पाकिस्तान में ज़्यादा हो। जब आप टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने जो है प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई रखनी है। मार्केट कंपटीशन भी असर अंदाज हो सकता है। अगर मार्केट में कंपटीशन आपका काफ़ी हाई है तो प्राइसेस कम हो जाती है, चूंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है।
अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, एक टर्म हम यूज करते हैं मोनोपोली, मतलब एक ही या दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि वो चीज तैयार करते हैं और बेचते हैं। आजकल अगर हम ले पाकिस्तान में यही वापडा का अगर हम ये एग्जांपल पुट करें, इलेक्ट्रिसिटी जो ये बेचते हैं ऑलमोस्ट वापडा ही है। अभी तो पिस्को है, हिस्को है, लिस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, इसी तरह लाहौर, इसी तरह कराची, इसी तरह टेस्को है, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन बन चुकी है। लेकिन वापडा मेनली इनकी मोनोपोली है, मतलब प्राइस वो अप डाउन कर सकती, चूंकि वो मार्केट में और कोई कंपेटिटर है नहीं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी की यही ड्रॉबैक्स हैं कि कंट्री में अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, टैक्स वो वहाँ पे ज़्यादा लागू करते हैं और मार्केट कंपटीशन जो है वो कम है, तो इन केसेस में प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी। There is another theory in international finance that is the international Fisher effect. What it is, the international Fisher effect is an economic theory stating that the expected disparity between the exchange rate of two currencies is approximately equal to the difference between their countries' nominal interest rates. अच्छा, ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट एक दूसरी थ्योरी है। ये कहती है, अच्छा देखिए, अब रिपीटिंग वंस अगेन, जो मेन चीज है इंटरनेशनल फाइनेंस में जिस पे हमारा फोकस होता है, दो चीजें हैं, एक एक्सचेंज रेट है और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस पे हम काफी और तीसरा एक और चीज है टैक्सेस पे, टैरिफ और टैक्सेस पे हमारा मेन फोकस होगा। लेकिन ये दो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज रेट, इस पे हमारा हर एक लेक्चर में भी हम इस पे डिस्कशन करें। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि ये एक्सचेंज रेट जो है ना, मतलब यहाँ पे एक करेंसी आजकल अराउंड अबाउट 153, एक डॉलर 153 रुपीस में। ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने इसमें क्वेश्चन भी पूछने, आप लोगों का जहन अटेंटिव रहें। डिस्पैरिटी ये कहती है, ये सॉरी इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, कि ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये डिपेंड करता है करेंसी के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। अगर एक करेंसी का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हाई है, दूसरे का लो है, तो जिस कंट्री का हाई है इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वहाँ पे मतलब उसकी जो एक्सचेंज रेट है, उनकी वैल्यू जो है करेंसी की, वो कम होगी। जिस कंट्री में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम है, उसकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। आरिफ, मुझे ये आप बता सकते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या? फर्स्ट तो ये नहीं पता। हम्म, ये तो पता नहीं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या सर। नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या, आपको कुछ पता है? यस, नहीं सर, इसका नहीं पता। ये क्यों नहीं पता है आपको? सर पता होगा फिर क्वेश्चन नहीं प्रभाव, पूछता। जी सर। सर वो इंटरेस्ट रेट जो पहले से स्टेटेड हो, यानी कि कुछ मतलब मार्केट में कुछ चेंजेस से पहले जो मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब जैसे कि सर मार्केट में कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, तो मतलब उसके बाद मतलब जो गुड्स वगैरह का मतलब करेंसी का जो मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है सर, वो मतलब हाई हो जाता है। उससे पहले का जो इंटरेस्ट रेट होता है सर, वो नॉमिनल होता है। चेंजेस मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, उससे पहले का जो इंटरेस्ट रेट होता है। नहीं, आप लोग नहीं देखिए, सर। हाँ ना, 8 सेमेस्टर तक आप लोग पहुंचे हैं। चलिए मैं थोड़ा आसान कर लेता हूँ। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में रियल इंटरेस्ट रेट भी होता है, प्लस और चीजें भी होती हैं। वो क्या है? देखा, आप लोग पढ़ते नहीं हैं।
फिर लोग गिले भी करते कि हमारे मार्क्स कम आ गए। सर जी आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं हुई सर। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है? सर जी वो तो नहीं पता, वो दूसरा क्वेश्चन जो आपने अभी जब पूछा। आपको ये पता लग जाएगा ना कि नॉमिनल इंटरेस्ट है क्या चीज, फिर आपको मेरा दूसरा क्वेश्चन आसान लगेगा। सही है। हाँ आरिफ, जी जी सर। ये रोजे ने दिमाग खुश किया अपना सर खुशी है। नहीं ये सर, आप खुश की शहरी तो अफ्तारी में थोड़ा बादाम खाया करे चा। जी सर। ओके, चले मैं थोड़ा सा आसान कर। डिस्पैरिटी कहते हैं डिफरेंस को। नॉमिनल इंटरेस्ट, अच्छा, अगर चूंकि अभी ये बैंक वाले जो सूद पे पैसे देते हैं ना, मतलब इंटरेस्ट पे, वो कहते हैं कि हम आपको 10% पे 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो एट द एंड आपने 1 लाख और 10,000 रुपए जमा करने। ये जो 10% है ना, इसमें ये कहते हैं कि ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, और इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, अच्छा मैं कहता हूँ कि यार ये 10% तो काफी ज्यादा है, वो कहते हैं अच्छा ये 10% जो है ना, 10% में ये 5% जो है ना, 5%, ये आप, चूंकि हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे, ये इसकी सिक्योरिटी है। ये 5% हम इसलिए चार्ज करते हैं कि ये इस पैसे की सिक्योरिटी, चूंकि हम आपको जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 5% तो हमारा हक बनता है। ये एक किस्म की सिक्योरिटी है। अच्छा ये तो हो गई। ये बाकी 5% किस चीज के, वो कहते हैं कि चूंकि 1 लाख पे जो चीज मैं आज खरीद सकता हूँ ना, वो 1 साल बाद मैं 1 लाख पे वही चीज मैं नहीं खरीद सकता। तो इन्फ्लेशन की वजह से ये 5% जो है ना, वो इन्फ्लेशन का। तो पर 5% हमारे सिक्योरिटी, चूंकि 1 लाख हम आपको, ये जाहिर सी बात है इतने बड़े टाइम के लिए दे रहे हैं, और ये 5% जो है ना, ये इन्फ्लेशन चूंकि काफी ज्यादा है, इस वजह से हम आप ये 5%, तो इन टोटल 10% हम आपसे लेंगे। अच्छा, तो अभी ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या है? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये है कि जाहिर सी बात है, ये थ्योरी ये कहती है कि जिस कंट्री में ये एक्सचेंज रेट जो है ना, अभी 153 और $1 इक्वल टू 153 रुपीज, ये डिपेंड करता है कंट्री के इंटरेस्ट रेट पे। जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, अगर रुबाब, अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, तो ये क्या जाहिर करता है कि इस कंट्री में इन्फ्लेशन कम है या ज्यादा है? सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन सर ज्यादा है कैसे? सर, क्योंकि इन्फ्लेशन सर, एक सेकंड सर, ज्यादा हुआ ना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दोबारा ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन। एक कंट्री जो है, इंटरेस्ट रेट उधर हाई है, तो ये इंटरेस्ट रेट जब हाई है, तो वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर ज्यादा होगा तो क्यों ज्यादा होगा? अगर कम होगा तो क्यों कम होगा? मतलब इंटरेस्ट रेट, चूंकि इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, तो ये उस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है कि कम है? रुबाब, सर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी ना। अच्छा इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, वहां पे इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। जी सर। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा? थोड़ा और भी आसान कर लेते। सर जी अभी आपने पहले खुद ही बताया ना सर। तो खुद ही और बताए, मैं तो वो तो मैं और भी कहता हूँ कि रीजंस है, इन्फ्लेशन नहीं है सिर्फ, और भी रीजंस है। जैसे कि अभी इन्फ्लेशन सर आपने मेजर कहा मेजर रीजन तो इन्फ्लेशन है, अभी मैंने मेजर आपको नहीं बताया। इन्फ्लेशन ही है। जी सर, मार्केट में मेजर तो इन्फ्लेशन ही है। तो सर यही जी तो जब मैंने आपको अभी इन्फ्लेशन ज्यादा तो बताया ना। इंटरेस्ट रेट इसलिए ज्यादा होगा सर फिर। हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि बैंक वाले आपको, यही दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कि ये कहेंगे कि जो 1 लाख हम आपको अभी दे रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब जो चीज़ हम आज 1 लाख पे खरीद सकते हैं ना, मतलब एक मॉनिटर और ये सीपीयू वगैरह जो अगर हम खरीद सकते हैं, तो 1 साल बाद हम इसको नहीं खरीद सकेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है। जब इन्फ्लेशन Yes. ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे। अच्छा, अभी ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये कहती है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो ना, इंटरेस्ट रेट, वहां पे इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट पे काफी असर होगा। जिस कंट्री में ये इंटरेस्ट रेट कम हो और एक कंट्री में ज्यादा हो, ये देखिए, ये आसान सा एग्जांपल अगर मैं आपको और कंफ्यूज ना करूं, फॉर एग्जांपल इफ कंट्री इज इंटरेस्ट रेट इज 10% and countries B's interest rate is 5%. Countries B's currency should appreciate roughly 5% compared to countries A's currency. प्रभाव मुझे समझाइए ये स्लाइड क्या कहता है? सर सिंपल है, क्योंकि सर कंपनी बी का जो इंटरेस्ट रेट है वो सर 5% है, तो सर सर वो ज्यादा अच्छा है सर, कंपनी बी का जो सर वो है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस केस में अच्छा, ए है कंट्री और बी है। ए जी में सर। 10% इंटरेस्ट रेट है, बी में 5% इंटरेस्ट रेट है। करेंसी किसकी तगड़ी होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ए की के बी की? प्रभाव? सर ए। कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए में Yes, sir. 10% इंटरेस्ट रेट है, कंट्री बी में 5% है। मुझे ये बताएं कि किस कंट्री की करेंसी की वैल्यू अच्छी होगी? कंपनी नहीं सर, कंट्री बी। कंट्री बी की, क्यों? सर क्योंकि सर इंटरेस्ट रेट कम है ना सर, जैसे कि सर पहले हमने इंटरेस्ट डिस्कस रेट किया। कम है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अल्टरनेट में कम ये है भी है कि इन्फ्लेशन भी कम होगा। सर। जब इन्फ्लेशन कम होगा तो जो है हम मतलब कम करेंसी पे, मतलब $1 या $2 पे हम बहुत बड़ी चीज खरीद सकते हैं, ना कि ज्यादा कंट्री बिजनेस बी। कर सकते हैं। हाँ, यस। आरिफ, आपको समझ आई? हेलो।